बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ आज केस मुकम्मल हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज सलमान अकरम राजा साहब के जो दलाइल थे बड़े मुख्तसर थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमती इत्तेहाद का केस आज प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती के ऊपर, इलेक्शन कमीशन का अदालत से रिकॉर्ड छुपाने के ऊपर, फिर जस्टिस शाहिद वहीद साहब के बहुत अहम आज के रिमार्क्स थे। और ये मामला बतौर कानून के तालिब इल्म और जो इतनी लंबी समातें हमने सुनी हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि फ़ैसला क्या आने वाला है और फ़ैसला किस तरफ जा रहा है। और मैं आपको शुरू में ही बता दूँ कि फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में नहीं, पीटीआई के हक़ में आने वाला है। और इसकी मैं आपको लॉजिक भी दूंगा मंसूर अली शाह साहब के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक और जो समात है उसका जो क्रक्स है। समात के आगाज़ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं आज मुख्तसर रहूँगा, 15 मिनट जवाब मुकम्मल करूँगा। आर्टिकल 218 के तहत देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी शफाफ तरीक़ा से अदा की है या नहीं की। साबित करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल नहीं की, इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल करने में। केस सीधा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतख़ाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई गई। उनका कहना था कि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट ना जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने बाप पार्टी से मुतल्लिक़ बेईमानी पर मबनी जवाब जमा करवाया, उन्होंने झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन के सामने मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले भी लेकर जाया गया था। इलेक्शन कमीशन अपनी दस्तावेज़ात की नफ़ी कर रहा है। क्या ये बेईमानी नहीं है? इलेक्शन कमीशन उस जमात के साथ अलग डील करता है, हमारे साथ अलग डील करता है। क्या ये जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो आइन के मुताबिक था। वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बाप पार्टी से मुतल्लिक़ कानून के ऊपर मबनी था। हम कहते हैं हमें भी वैसे डील किया जाता, हमें अलग से डील ना किया जाता। अतर मिनल्ला साहब ने दरियाफ्त किया कि क्या इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक़ मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला चैलेंज किया। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन कह देता कि गलती हो गई, इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे बाप से मुतल्लिक़ फ़ैसले का वजूद ही नहीं था। जस्टिस इरफान सादत ने इस्तफसार किया कि क्या बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि बाप पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में हिस्सा ना लिया, लेकिन सीट भी नहीं जीती। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क दिया कि आपका केस मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, अभी दलाइल दें लेकिन बाद में तफसीली जवाब दें। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि बाप पार्टी नाम अजीब सा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जुमले पर कहा भी लगा। जस्टिस जमाल ने मज़ीद दरियाफ्त किया कि अगर कोई पार्टी बाकी सूबों में सीट ले और एक सूबे में सीट ना ले तो क्या होगा। वकील ने जवाब दिया कि बाप पार्टी ने दीगर सूबों में सीट जीती, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कोई सीट नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का गैर शफाफ रवैया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नोटिस ले? अगर नहीं तो जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस तो ले लेते हैं, हम फिर पूरा 2018 के इंतखाबात खोल लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 के इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि मैं आपके सामने फैक्ट्स और जो इलेक्शन कमीशन के 2 फैसले रख रहा हूं कि बाप पार्टी की बारी आए तो वहां इलेक्शन कमीशन का रूल बदल जाता है, पीटीआई की बारी आए उनका रूल बदल जाता है। मैं तो इस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं, मैं को 2018 के इंतखाबात की बात नहीं कर रहा। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है। काजी फैसल साहब ने दरियाफ्त किया यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता? क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत कह रही थी मुदाखलत क्यों करें, मैं वो वजह बता रहा हूँ। अदालत इलेक्शन कमीशन के गैर मुनसफ़ाना इक़दामात को मद्देनज़र रखे। जमीयत उलमा इस्लाम के आइन में अक़लियतों की शमूलियत पर पाबंदी है, उसके बावजूद उनको मखसूस नशिस्तें दी गई। फैसल सिद्दीकी ने JUIF की रुकनीत पर मबनी जमाती आइन पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि JUIF को अक़लियती नशिस्त भी अलाट की गई। मंदोखेल साहब ने इस्तफसार किया कि JUI को अक़लियती नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा इस पर वज़ाहत दे चुके हैं कि मिस प्रिंट हुआ था। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा की वज़ाहत हवा में है। JUIF ने इसकी कोई वेबसाइट से आइन JUIF की ही वेबसाइट से मैंने ये आइन डाउनलोड किया है, कोई मिस प्रिंट नहीं है और यही आज तक वहाँ पे मौजूद है। चीफ जस्टिस ने वकील से दरियाफ्त किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं? उन्होंने कहा जनाब नहीं, तमाम मुसलमान शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या बाकियों को आप मुसलमान समझते हैं?
इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल नशिस्त नहीं है, तो आपके दलाल के मुताबिक मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। वकील ने कहा मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती, जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं है। काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिया कि आप अपने खिलाफ ही दलाल दे रहे हैं। वकील ने जवाब दिया मैं आपको कायल नहीं कर सका ये अलग बात है, लेकिन हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और हमारा केस यही है जो दलाल दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि आपके दलाल मानकर नशिस्तें पीटीआई को दे सकते हैं। वकील ने बताया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमान में मौजूद है, नशिस्तें उससे मिलेंगी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा वोट और वोटर्स के हक़ पर कोई दलाल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेकनीयती साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए, एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। उनका कहना था कि आइन का आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हकूक़ के यकीनी बनाता है। साल 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात हैं, क्या वही कुछ दोबारा करने दें? क्यों 2018 में भी सवालात इलेक्शन कमीशन पर उठे थे? वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग आज़ाद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त शायद सुन्नी इत्तेहाद वाले आज़ाद थे। वकील ने बताया कि मखसूस नशिस्तों के वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके थे। इलेक्शन कमीशन के अपने रिकॉर्ड से ये बात साबित है। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन इसी वक्त कह देता आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुसलसल एक ही मौक़िफ़ रहता तो बात समझ आती। जस्टिस इरफान ने कहा कि फैसल सिद्दीकी आपकी जमात को तो बोनस मिल गया, आपकी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा और उसे 90 नशिस्तें मिल गईं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा इलेक्शन नॉर्मल हालात में और शफाफ हुए थे, एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े। फैसल सिद्दीकी ने कहा देखना है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने कैसे पार्टियों में शमूलियत अख्तियार की, अब हमें मजबूर किया गया। पार्टी के पार्लिमानी लीडर को आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के हवाले से बताना होता है, आज़ाद उम्मीदवार की भी मर्जी शामिल हुई है। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात का मेंबर है तो उस सियासी जमात का निशान उसे मिलना चाहिए। किसी सियासी जमात को छोड़े बगैर नई जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। उसके साथ उनके जवाब मुकम्मल हुए और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि मैं 10 मिनट दलाल दूंगा और मैं 10 मिनट में अच्छा एक बात जो है वो फैसल सिद्दीकी ने अदालत के सामने साबित की। उन्होंने कहा जनाब अगर आर्टिकल 51 पढ़ें, अगर उसमें ये नहीं लिखा ना कि उसमें उन्होंने कहा कोई एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो कि भाई उसी को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जो इलेक्शन लड़ के आया हो। इलेक्शन लड़ने का लफ्ज़ ही नहीं है। अब वहाँ भी एक जो सिक्योर करने से आप निकालते हैं उसको अखज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी बात पूरे आइन के जो किताब है एक लाइन ऐसी नहीं है, एक शिक ऐसी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि मुतनासिब नुमाइंदगी से हट के किसी को दिया जाए। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी से हट के दिया जाए तो ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। आइन के मुताबिक चलना तो फिर ये किस असलूब के तहत दे दी गई हैं। अगर आप कहते हैं नजरिया ज़रूरत है कि आपने पार्लियामेंट मुकम्मल करनी है तो फिर आप इनकी गलतियों को ही माफ़ कर दें जो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुई हैं। खैर उनके दलाल मुकम्मल होने के बाद जो दलाइल हैं वो सलमान अकरम राजा साहब के वो बहुत अहम दलाइल थे और सलमान अकरम राजा साहब ने बेसिक जो अदालत के सामने 7 नुकात रखे। सलमान अकरम राजा साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो सामने रखी और उन्होंने कहा कि हुज़ूर वाला हमारी आपसे ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप मेरी जो सीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैंने दायर की है आप एक दफ़ा उसको लाजमी देख लें, क्योंकि वो जो सीएम मैंने फ़ाइल की है वो बहुत अहम है और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का उसका ज़िक्र किया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें शामिल की हैं और मैंने पूरे फैक्ट्स उसमें दे दिए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो वो पूरे जो जजेज़ हैं तमाम बेंच से गुजारिश है कि अगर आपने जो अतर मिनल्ला साहब बार बार बात कर रहे थे कि क्यों आपको मजबूर किया गया, सर्कमस्टांसेस क्या थे, हमारे साथ हुआ क्या, वो तमाम तफसील उसमें लिख दी है, वो जो मैंने आपको बताई भी थी। उन्होंने जजेस ने कहा वो हम देख लेंगे, सीएम का नंबर भी आ गया और वो सीएम हम पढ़ लेंगे। उन्होंने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि जो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक हमें आज़ाद उम्मीदवार माना जाएगा। जमाल मंदोखेल ने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया हो। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ और कंवल शोज़ब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कंवल शोज़ब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। मोहम्मद अली मज़हर ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि आपका अपना डिक्लेरेशन भी पीटीआई नज़रियाती का है। सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया मैंने खुद को तहरीक इंसाफ से डिक्लेयर किया, पीटीआई का मैंने टिकट भी जमा करवाया, इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। सलमान जो बात बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जनाब हम इन्होंने अपनी जो पिक एंड चूज़ की है, जो इनकी मर्ज़ी का था रिकॉर्ड वो आपको दे दिया है, बाकी रिकॉर्ड इन्होंने आपसे छुपा लिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी सीएम में लगे हुए डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने शो कर दिए कि जनाब ये हमारा रिकॉर्ड है, मैंने बतौर पीटीआई का टिकट, पीटीआई का एफिडेविट, पीटीआई की डिक्लेरेशन मैंने दी, मुझे
وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے. میں وکیل تھا, میں ریٹرننگ افسر کے اوپر میں نے کہا کہ آپ کو ہر صورت ریسیو کرنی پڑے گی. اس نے ریسیو کر کے مجھے واپس کر دی. پی ٹی آئی کی ٹکٹ تو لی نہیں جا رہی تھی, ہم دیتے کس کو؟ میں وکیل تھا, میں نے بھی ریسیونگ لے لی, وہ تو ریسیونگ بھی نہیں دیتے تھے کسی کو. تو وہ تو کیوں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی. تو اب الیکشن کمیشن آپ کو وہ ریکارڈ نہیں دیتا کہ جو ہم نے وہ دیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی دی اور پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر ہم نے کاغذات جمع کروائے. وہ صرف آپ کو وہ دکھاتا ہے جو 13 جنوری کو نظریاتی والا تھا. وہ تو چند گھنٹوں کے لیے تھا, ہم نے نظریاتی کا ٹکٹ دے کے اسی وقت واپس لے لیا. وہ واپسی منظور بھی ہوگی, نظریاتی کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن نے اپنا ریکارڈ دبانے کی کوشش کی ہے. تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ منٹوں میں ہی میں نے واپس لے لیا تھا. ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی. الیکشن کمیشن نے مکمل دستاویزات جمع نہیں ہوئی, بدنیتی ثابت کر دی. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ 13 جنوری کا ڈکلیریشن آپ نے تحریک انصاف نظریاتی کا دیا تھا. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیس بہت اہم ہے, سنجیدہ سوالات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پر اٹھے ہیں. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی, اتنی بڑی عدالت کے ساتھ دھوکہ دہی. جسٹس شاہد وحید صاحب نے بہت خوبصورت ریمارکس دیے. شاہد وحید صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن خود کو ایک پارٹی ظاہر کر رہا ہے. کسی زمانے میں ادارے ایک باڈی سمجھے جاتے تھے, اب تو الیکشن کمیشن بھی اپنا یہاں کیس جیتنے آیا ہے. وہ ڈاکومنٹ دے رہا ہے جو اس کے مطابق ٹھیک ہیں, جو پی ٹی آئی کو محروم کرتے ہیں. باقی ڈاکومنٹس وہ دے ہی نہیں رہا. وہ یہاں ایک آئینی باڈی بن کے نہیں, وہ تو ایک فریق بن کے کھڑا ہے, وہ کیس جیتنا چاہتا ہے. جسٹس جمال نے کہا کہ آزاد امیدواروں کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے سنی اتحاد کونسل میں گئے وہ ٹھیک تھے؟ آزاد امیدواروں کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے جواب دیا کہ اگر آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا ہے تو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو سکتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے علاوہ کسی پارٹی میں شامل ہونے کا کوئی آپشن نہیں تھا. 2018 کے انتخابات میں لسٹ جمع نہیں کرائی, لیکن مخصوص نشستیں باپ کو دی گئیں. آزاد امیدواروں نے 3 دن کے اندر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی بنی. الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ منظور نہیں ہوگا, تب بھی ہمیں نظریاتی کا ٹکٹ جمع کروایا. کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں تھا, ہمیں اس طرف دھکیلا گیا. ہم عوام کو ووٹ کا حق دینا چاہتے تھے کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ کرنا چاہیں. ہم نے اسی وجہ سے نظریاتی کا ٹکٹ دیا, جس کو ختم کر دیا گیا. 5 منٹ میں نظریاتی کا ٹکٹ واپس لے لیا. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ پہلے نظریاتی کا ڈکلیریشن دیا, پھر پی ٹی آئی کا, اور اب سنی اتحاد کونسل سے منسلک ہونے کا کہہ رہے ہیں. آپ بتا دیں آپ کس پارٹی سے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. باقی جو کچھ ہوا وہ ہمیں اس طرف دھکیلا گیا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سچ نہیں بولا جا رہا, نون لیگ کے ساتھ 2018 میں جو ہوا وہی آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. یہاں میں ایڈ کر دوں کہ نون لیگ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. ان کے کسی ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات نامزدگی نہیں چھینے تھے, ان کے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں گرفتار نہیں کیا تھا, ان کے جو لیڈرشپ جیلوں میں نہیں تھی. ریٹرننگ افسران ان کو یا وہاں پہ کوئی نامعلوم لوگ ان کے کاغذات نامزدگی نہیں چھین رہے تھے, ان کو گنتی کے وقت نہیں بیٹھنے دیا گیا, ان کو جو وہاں پر پروسیس ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا جو یہاں ہوا ہے. اب وہ الیکشن کمیشن کا جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ ان کی 25 سے 30 سیٹیں آخری رات الیکشن کے بعد جو خواجہ آصف جیسا کہتے ہیں فون کر کے لی گئی تھیں تاکہ پی ٹی آئی کے پاس سمپل میجورٹی نہ آئے, اور وہ ان جو کاف لیگ, ایم کیو ایم اور ان یہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں چھوٹی, ان کو ساتھ اس وجہ سے شامل کیا گیا تھا کہ عمران خان کو کنٹرول کیا جا سکے. اب یہ بات ادھر تو کوئی جاتے ہی نہیں ہے نا. نون لیگ کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے سیاسی طور پر اگر کچھ ہوا ہے, اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ سرکمسٹانسز نہیں تھے کہ 80 90 95 لوگوں کو آزاد قرار دے دیا گیا, انتخابی نشان لے لیا گیا, کمپین نہیں کرنے دی گئی, انتخابی دن پر ان کو پولنگ اسٹیشنز پہ نہیں جانے دیا گیا, فارم 45 نہیں دیے گئے, فارم 45 سائن نہیں کرنے دیے گئے. تو یہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا 2018 میں. اب منصور علی شاہ صاحب نے پہلی سماعت پر ایک آبزرویشن دی تھی کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم یہ سارا کچھ ریورس کر دیتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ بھی دیا, پارٹی ڈکلیریشن بھی دیا, کسی اور جماعت کو انہوں نے نہیں دیا تھا اور انہوں نے وہ واپس بھی نہیں لیا. تو وہ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے ہی ہیں, ان کو پی ٹی آئی کا قرار دے کر 3 دن کا وقت دیتے ہیں. یہ جو آزاد ہیں یہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہیں, کسی اور میں شامل ہونا چاہے, 3 دن ان کو واپس بھیج دیتے ہیں, اور ان کے پاس 3 دن کا بھی ٹائم ہے. یہ 3 دن میں اپنی جماعت کو جوائن کر لیں, اس کے بعد مخصوص نشستیں ان کو دے دی جائیں, تو ہمیں آئین کی تشریح بھی نہیں کرنی پڑے گی, چونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سارا کچھ جمع کروا چکی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرف جائے گا اور سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی, اور تمام امیدواروں کو واپس بھیجا جائے گا کہ وہ اپنی ہی جماعت کو دوبارہ جو آزاد تھے وہ جوائن کر لیں, جنہوں نے ٹکٹ ہی پی ٹی آئی کا دیا
کیا تھا نامینیشن وہ 3 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 15 ہوں تو وہ پی ٹی آئی کے ڈکلیئر ہو جائیں گے، پی ٹی آئی ایلیجیبل ہو جائے گی مخصوص نشستوں کے لیے، اور باقی جو آزاد جن کو ڈکلیئر کیا گیا وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے، اور اس طرح یہ سارا معاملہ اب اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ آج نہیں، مختصر فیصلہ بھی ابھی نہیں آئے گا، ابھی تو اس کے اوپر ججز نے بہت زیادہ مشاورت کرنی ہے۔ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔